हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त और आपका प्यारा सा होस्ट शार्दुल भट्ट। एंड आई एम सो हैप्पी टुडे की बिकॉज आई एम अगेन बैक विद द अमेजिंग लाइफ। एंड आई होप सो टुडे आपको बहुत अच्छा लगेगा सेशन। द कीपर्स ऑफ द किंगडम, द हीरोज इग्नोटम। सो वेट फॉर द गेस्ट एंड वी ज्वाइन अगेन। हाय शुभ्रा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। तब तक एक चीज मैं बोलना चाहूंगा जिन जो आने वाली है कि लोग मुझसे अक्सर सवाल करते हैं। लोग मुझसे अक्सर ही सवाल करते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारी पहचान क्या है। मैंने हंसकर जवाब दिया, जो तुम देख कर भी अनदेखा करते हो मेरा नाम है। जो तुम देख कर भी अनदेखा करते हो मेरा नाम है, और जो सुनकर भी अनसुना करते हो मेरी पहचान है। हाय रुचि मैम, हाय विधि मैम, थैंक यू सो मच जॉइनिंग अस। हाय विद्या मैम। सो वी अगेन ज्वाइनिंग मैम फॉर दिस लाइव। बहुत सारे पुराने जिनसे जिनसे हमारा लाइव हो चुका है वो उन्होंने ज्वाइन किया था। तो आई एम सो हैप्पी अबाउट इट कि उन्होंने ज्वाइन किया। हाय शिवी, हाय विद्या मैम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। एंड हमने उन्हें रिक्वेस्ट भेजी है एंड होप सो शी विल ज्वाइन अस। हाय शिवी, हाउ आर यू, कैसे हो आप। हाय राशिका मैम। मैम आई एम सेंडिंग अ रिक्वेस्ट, प्लीज एक्सेप्ट इट। हेलो मैम। Hello, हेलो मैम, थैंक यू hello, सो Shardul. Am I audible, Shardul? मच। यस मैम, यू आर ऑडिबल। Hello, hello, hello. हेलो मैम। सो मैम कैसी हैं आप, फर्स्ट ऑफ मैं ऑल। तो बहुत बहुत बढ़िया हूँ। ये कुछ नया आज हम करने जा रहे हैं, so I'm really excited and looking forward to it. थैंक यू सो मच मैम, सेम हियर। बिकॉज टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है एंड आप हमारी बहुत अच्छे गेस्ट हैं। पहली बात तो थैंक यू सो मच, आपने मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट किया। एंड लोग ज्वाइन होंगे उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। जी जी बिल्कुल। आपसे आने से थैंक आपके आने से पहले मैंने आपके लिए एक पोएट्री बनाई थी, वो मैं सुना रहा था। मतलब मैंने पहले बना के रखी हुई थी। जी। ओके। जी। सो मुझे ये रिकॉर्डिंग में सुनने को मिलेगी या आप दोबारा बोलने वाले हैं? तो मैं बताऊंगा, आपको सुनने की रिकॉर्डिंग मिलेगी मिलेगी तो ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। ओके ओके बिल्कुल चलेगा। सो मैं आपको बताता हूँ। द कीपर्स ऑफ द किंगडम, द हीरोज इग्नोटम। Our IGTV is powered by Heroes Ignotum. Our media partners is Media Hypes, and our official media partners is Our Dress Weekly Newspaper and IW24 News Portal. Our designer is Anil Singh, and this IGTV is appreciate to all and bring a smile on every faces. Because मैम क्या होता है कि हर इंसान की एक स्टोरी होती है, और स्टोरी के जी पीछे बहुत सारा होता है। एक हर इंसान अपनी ही स्टोरी का हीरो होता है। तो इस आईजीटीवी का यही मतलब था जब स्टार्ट किया गया कि बहुत सारे लोग हैं मैम कि मेरा मोटिव बस ये है कि अगर एक बच्चा अगर 100 मार्क्स लाता है तो मैं उसे अप्रिशिएट करने के लिए इस आईटीवी पे लाऊंगा कि उसके 100 मार्क्स क्यों आए। और अगर किसी के 20 मार्क्स आए तो 80 नंबर का वो डिफरेंस कहाँ है वो बताने के लिए लाऊंगा, और उसे और क्या करना है अपने अपने टैलेंट को पहचानेगा, तभी वो आगे बढ़ पाएगा। तो ये सिंपल सा मोटिव है हमारे आईजीटीवी का। शार्दुल, मैंने आपको इसके पहले भी कहा और मैं दोबारा कहना चाहूंगी कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत कम उम्र में इतना अच्छा काम कर रहे हैं, सो कीप इट अप। और थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आपने बहुत पेशेंस रख के मुझे परसू किया है इस प्रोग्राम के लिए, सो जी। थैंक यू सो मच फॉर नॉट गिविंग अप ऑन मी। एंड जी, आई होप आई कुड डू जस्टिस टू टुडेज प्रोग्राम। सो जी समझ रहा हूँ। सो मैम आप आपकी लाइफ का अगर मैं बात करूँ, सबसे पहला क्वेश्चन नहीं, पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए क्योंकि हमारी ऑडियंस भी आ रही है। आपकी ऑडियंस आपको जानती है बहुत अच्छे तरीके से, तो आई जी होप जी। सो करते हैं। मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ। रिसर्च स्कॉलर का मतलब होता है कि हम एक डॉक्टोरल स्टडीज परस्यू करते हैं। आई एम डूइंग माय पीएचडी। साथ साथ में मैं टीचिंग असिस्टेंट भी हूँ एनआईटी नागपुर में। मैं गेस्ट लेक्चरर हूँ नागपुर यूनिवर्सिटी में। ऑथर हूँ, किताबें लिखी है, कंपाइल की है। मेरा शो है इंस्टाग्राम में जिसका नाम है कन्वेंशनल अनकन्वेंशनल। मैं ट्रांसलेटर भी रही हूँ आईआईटी मद्रास के लिए। ओ और वाओ। जी। और ऐसा ही चल रहा है अभी, ट्राइंग टू मेक सम डिफरेंस समवेयर। तो जी। जी शार्दुल। मैं- ये डिफरेंस जरूर में आएगा क्योंकि आप भी अगर आपने मेरे को बोला, आपकी एज भी इतनी नहीं है जितना आपने चीजें करी हैं, अचीव करी हैं, आई गेस से। तो आपने बहुत कुछ करा अपनी लाइफ में, तो आई सैल्यूट फॉर ओके। इट बिकॉज
बहुत कम ऐसे लोग होते हैं मैम जो इन चीजों को परस्यू करके आगे जाते हैं। जी बिल्कुल। जी यस मैम। तो मैम लगभग ऑडियंस आ चुकी है, देन वी स्टार्ट अ सेशन। मैम सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आने वाला डॉक्टरेट डिग्री की बात करते हैं। तो मैम व्हाट इज डॉक्टरेट डिग्री, ये बताएंगे इसलिए। जी शार्दुल, तो जो डॉक्टरल रिसर्च है ये हाईएस्ट यस। लेवल ऑफ एजुकेशन होता है। अ, ओके। इसके बाद में आपको जॉब करनी होती है। और जी हमारे इंडिया में अभी इसको क्वालिफिकेशन बना दिया गया है अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो। सो जी। इन इफ यू वांट टू गेट इनटू टीचिंग एज अ लेक्चरर, एक यूनिवर्सिटी लेक्चरर बनने के लिए आपको पीएचडी करना जरूरी है। ओके मैम। पीएचडी का नेचर होता है कि आप ट्रेन करते हैं टू बिकम अ गुड टीचर, टू बिकम अ प्रोफेसर, और साथ साथ में आप रिसर्च भी करते हैं। रिसर्च इज द मेन फोकस, बट यू आर ऑल्सो इन बिटवीन। आप प्रॉपर स्टूडेंट भी नहीं है और प्रॉपर प्रोफेशनल टीचर भी नहीं है। सो इसको हम पीएचडी बोलते हैं, डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी इसका मतलब है। इसमें फिलोसॉफी इस सब्जेक्ट से कोई रिलेशन नहीं है। फिलोसॉफी ओके। हियर मीन्स विजडम। तो ऐसी जी एक डिग्री जिससे आप वाइज कहलाएंगे, जिससे आप कहा जाएगा कि आपको थोड़ा सा विजडम आ गया है, थोड़ा बहुत आपको चीजें पता है। ये थोड़ी सी ओके। स्पेशलाइज्ड फील्ड होती है, क्योंकि हम फॉर एग्जांपल हम साइंसेस में अगर पीएचडी करते हैं, उसमें भी काफी नैरो डाउन करके चीजें आपको पढ़नी पड़ती है, उस पर आप काम करते हैं। मैं जी लिंग्विस्टिक्स में या फिर ईएलटी में काम कर रही हूँ, तो इंग्लिश इस सब्जेक्ट में हमको किस किस तरह की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, इस पे मेरा काम चल रहा है। 11th ओके। 12th में इंग्लिश करके हमको एक सब्जेक्ट रहा है। जी ग्रेजुएशन में उसको और जनरल नेचर होता है। मास्टर्स जब करते हैं तब इंग्लिश लिटरेचर नाम की डिग्री इंडिया में होती है, या फिर लिंग्विस्टिक्स में डिग्री होती है। मगर जब जी आप पीएचडी करते हैं तो उसमें और स्पेसिफिक तरह का नेचर होता है उस कोर्स का। पीएचडी जी। इसमें कोर्स वर्क और रिसर्च ऐसी दो चीजें होती है। इंडिया में लगभग 1 साल का कोर्स वर्क करना किसी भी रिसर्च स्कॉलर को मैंडेटरी होता है। इंटरनेशनल ओके। स्टैंडर्ड्स अलग अलग होते हैं। ब्रिटेन में भी जी कोर्स वर्क का नेचर अलग होता है। वो आपको 6 महीने का कोर्स वर्क बोल सकते हैं, विच कैन बी अ पार्ट ऑफ द डिग्री और विच कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ डिग्री। ओके। तो जी शार्दुल, नेटवर्क मेरे साइड से वीक है या लाइक? मैम नेटवर्क आपकी आवाज मुझे आ रही है, आपको मेरी आ रही है? जी जी, आप मेरा इमेज रुक रहा है क्या? नहीं नहीं मैम, नहीं रुक रहा है, नो इशू। नहीं रुकना, ओके एवरीथिंग। ओके। सो यस, डॉक्टरल डिग्री, जैसे मैंने कहा फिलोसॉफी, डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी, इसको जब कोई स्कॉलर डॉक्टरेट कंप्लीट कर लेता है तो उसके नाम के सामने डीआर लगता है, जी जो कि इन इटसेल्फ इज वेरी ग्लैमरस आई शुड से। तो 5 साल के बहुत ज्यादा हार्ड वर्क के बाद आपको ये डिग्री मिलती है। उसको कुछ जो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्कॉलर्स होते हैं वो 2 साल में भी खत्म कर लेते हैं। पर जी जैसे आईआईटीज में मैंडेटरी होता है कि आपको 5 साल देने ही है। ओके। एनआईटीज में आप 3 साल में आपकी डिग्री सबमिट कर सकते हैं। इसके अंदर में हम्म। बहुत ही स्क्रूटिनी वाला प्रोसेस होता है। आपकी रिव्यू कमिटीज बैठती है, आपको आप क्या काम कर रहे हैं ये जो रिनाउंड प्रोफेसर्स है उनको बताना पड़ता है। ये मंथली प्रोसेस होता है, ईयरली हाफ ईयरली प्रोसेस होता है। और आप जो काम कर रहे हैं उसको आपको पब्लिश करना होता है, और उसको जी जिस फॉर्म में पब्लिश करते हैं उसको डिसर्टेशन या फिर थेसिस या फिर रिसर्च ओके। पेपर, रिसर्च आर्टिकल ऐसा बोला जाता है। उसके भी अलग अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के हिसाब से, एंड इट वेरीज। ओके मैम। तो मैम मेरा जी सेकंड से ये होने वाला है कि लाइक हम इस डिग्री को इंडिया और अब्रॉड में कैसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं, लाइक कैसे इसके लिए जा सकते हैं? जी। सो अभी मैं ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट में हूँ, तो मैं इस पे फोकस ज्यादा करना चाहूंगी। बट मैंने साइंस भी पढ़ी हुई है, मैं साइंस ग्रेजुएट हूँ, सो आई कैन फेयरली टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। साइंस में और ह्यूमैनिटीज में और कॉमर्स में द कॉन्सेप्ट इज सेम। आप जी ग्रेजुएशन करते हैं, या फिर मास्टर, उसके बाद मास्टर्स करते हैं, मास्टर्स के बाद पीएचडी करते हैं, या फिर आप जी। ऑनर्स का कोई कोर्स करते हैं और उसके बाद पीएचडी करते हैं। हम्म। इंडिया में यूजीसी एक लिस्ट निकालता है जिसके हिसाब से कैटेगराइजेशन होता है यूनिवर्सिटीज का, इंस्टीट्यूशंस का। सो जो टॉप क्वालिटी इंस्टीट्यूशंस है, जिनको नेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ इम्पोर्टेंस बोला जाता है, उनमें अगर हम्म। आपको करना है, जैसे आईआईटीज है, एनआईटीज है, आईआईएससीज है, ट्रिपल आईटीज है, इनमें करना है तो एक रिटर्न एग्जाम होता है इन इंस्टीट्यूशंस का।
followed by an interview. Then they release the list of the selected candidates and उसके बेसिस पे फिर आपको एडमिशन मिलता है. इसके लिए एक और क्राइटेरिया है जो कि होता है यूजीसी नेट. यूजीसी एक एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है ये, जो आपको एक लेक्चरर बनने के लिए देना होता है. इट इज ऑल इंडिया यूजीसी नेट, और स्टेट का भी अलग होता है. इट इज कॉल्ड सेट. और अगर स्टेट यूनिवर्सिटीज पीएचडी के लिए एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करती है तो उसको पेट बोला जाता है. पीईटी. ओके, यस, पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट. सो ऐसे अलग अलग टेस्ट में हम लोग क्वालिफाई करके या फिर उसके थ्रू, उसमें भी रैंकिंग होता है. अगर आप हायर रैंकिंग पे आते हैं तो उसको जेआरएफ बोला जाता है, जूनियर रिसर्च फेलो, और यूजीसी नेट. तो ये क्वालिफाइंग एग्जाम्स देने के बाद आप इन इंस्टीट्यूशंस में यू हैव टू अप्लाई. अभी तो पीएचडीज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है बिकॉज 2022 से मैंडेटरी कर दिया है गवर्नमेंट ने टू हैव पीएचडी, एंड डूइंग इट फ्रॉम टॉप इंस्टीट्यूशंस इज ऑलवेज गोइंग टू हेल्प. सो एक और बात मैं यहाँ बताना चाहती हूँ शार्दुल की इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज होता है. ओके. तो ये बात कई लोगों को मालूम नहीं होती है. तो जी हम उस पर बात करेंगे आगे. जी जरूर मैम, जरूर. मैम मुझे भी बात इस पे करनी है. इसी से रिलेटेड थर्ड क्वेश्चन मैम, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दैट डॉक्टर डिग्री? बिकॉज क्या होता है कि इन इंडिया अगर हम बात करते हैं मैम, तो बहुत लोग डॉक्टर डिग्री करते हैं सिर्फ प्रोफेसर बनने के लिए. लेकिन अगर हम किसी और करना चाहते हैं तो बहुत लोगों को नहीं पता होता कि एक्चुअली इसका जो एक मोटिव है कि फॉरेन में कैसे जाने में हेल्प कर सकता है वो, और कौन से करियर ऑप्शन. जी, मैंने आपके इसके पहले के जवाब में आधा ही सवाल में मैंने इंडिया के बाहर के अपॉर्चुनिटीज है उसके बारे में नहीं बोला. तो लेट मी कम टू दैट फर्स्ट. हार्वर्ड है, आईवी लीग इंस्टीट्यूशंस है, जो टॉप ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस है उनको आईवी लीग इंस्टीट्यूशंस कहा जाता है. सो उसमें आप मास्टर्स करने के लिए या फिर पीएचडी के लिए जा सकते हैं. इसमें जो कोर्सेस है या फिर जो फेलोशिप है वो फुल्ली फंडेड होती है या फिर पार्टली फंडेड होती है. आपका खाना, रहना, या फिर आपको टीचिंग असिस्टेंटशिप दी जाती है. ये मास्टर्स प्रोग्राम में भी होता है और ये पीएचडी प्रोग्राम में भी होता है. तो आप पढ़ाते भी है और आप सीखते भी है. सो इट्स अ डुअल प्रोग्राम. इसके लिए आई वुड सजेस्ट कि अगर आप सच में इंटरेस्टेड है गोइंग आउट ऑफ इंडिया, तो आप इंडिविजुअल कॉलेजेस की वेबसाइट पे जाकर उनका एडमिशन क्राइटेरिया, एडमिशन एलिजिबिलिटी क्या है वो आप देखिए. यूरोपियन कंट्रीज में जाया जा सकता है, जापान में कई लोग जाते हैं, साउथ कोरिया में कई लोग जाते हैं, सिंगापुर में कई लोग जाते हैं. सिंगापुर यूनिवर्सिटी इज वेरी रिनाउंड. एंड यूएस many people go to US also. So the nature of PhD के लिए लिमिटेड एप्लीकेशंस निकाली जाती है. जैसे कोई प्रोफेसर है, उसके अंडर में वैकेंसी है. इफ दे वांट टू टेक एनी स्कॉलर, देन दे विल रिलीज द वैकेंसी. तो ये कोई रूटीन एप्लीकेशन नहीं होता है. पर और इंडिया में वेरी फ्यू इंस्टीट्यूशंस हैव पीएचडी प्रोग्राम्स. So this is another yes, but now gradually things are changing because of the rising importance of the program. So ये है. और दूसरी बात आपने क्या बोली थी? I'm so sorry, I forgot. नो इशू मैम. दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ, क्या होता है कि मैम जो जैसे आपने बताया कि लोग जाते हैं पीएचडी के लिए, मतलब फॉरेन कंट्रीज में लोग पढ़ना चाहते हैं. जी हाँ. प्रॉब्लम ये होती है, बहुत सारे लोग इस बात से एग्री भी करेंगे कि मैम बहुत सारे लोग एफर्ट्स, मतलब उनके पास इतना इनकम सोर्स नहीं होता उनकी फैमिली के पास जो उन्हें फॉरेन कंट्री भेज पाए. तो मैम इसका क्या क्राइटेरिया होता है कि इसमें लोग इससे भी चीजें क्या क्या चीजें हो सकती है, पॉसिबिलिटी जिससे लोग जा सकते हैं? बहुत सारे स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं, जा नहीं पाते ड्यू टू अ फाइनेंशियल प्रॉब्लम. जी शार्दुल. इसके लिए शार्दुल मैंने एक कन्वेंशनल या अनकन्वेंशनल पे एक होस्ट है, एक गेस्ट को इनवाइट किया था. उन्होंने इस बारे में काफी अच्छे से बात की है. ही इज देयर इन कैलिफोर्निया. संघर्ष अगलावे उनका नाम है. तो उन्होंने भी उनके जो इंटरव्यू है उसमें इस बारे में बताया है. मैं यहाँ पे हमारे इस ऑडियंस को बताना चाहती हूँ कि पार्टली और फुल्ली फंडेड फेलोशिप्स अवेलेबल होती है. ग्रेजुएशन में आपका स्कोर
और मास्टर्स में आपका स्कोर, साथ ही साथ गेट और यूजीसी नेट आई डोंट थिंक यूजीसी नेट इज एप्लीकेबल ऑन अ ग्लोबल लेवल, पर गेट का स्कोर कंसिडर करके या फिर टॉयफल का स्कोर कंसिडर करके आपको ग्लोबल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिल सकता है। उसमें भी फंडिंग होती है, स्टूडेंट लोन्स अवेलेबल होते हैं, माइनॉरिटीज के लिए स्कॉलरशिप्स होती है, अलग अलग कम्युनिटीज के लिए स्कॉलरशिप्स होती है। सो ये पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाकर, पर्टिकुलर कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाकर पता किया जा सकता है। साथ में आपने ये पूछा था कि किस तरह की अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है आफ्टर डूइंग डॉक्टरल रिसर्च, डॉक्टरल स्टडीज। सो एक तो है कि आप प्रोफेसर बन सकते हैं। अब प्रोफेसर में भी ना शार्दुल, हम बोल देते हैं कि प्रोफेसर है कोई, बट ये बड़ी टेक्निकल सी टर्म है। जब आप ज्वाइन करते हैं किसी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट को, तो आप प्रोफेसर नहीं होते, आप असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं। Then Okay. after 12 years of rigorous teaching and research, you get associate professor, you become associate professor. फिर उसके भी Okay. उसके भी बाद में आप कई रिसर्च करते हैं, पब्लिकेशंस करते हैं, किताबें सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करते हैं टीचिंग फील्ड पे, आपके एरिया ऑफ एक्सपर्टीज में, और फिर जाकर आप प्रोफेसर बनते हैं। और Oh इसके my God. मीनवाइल आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनते हैं, प्रिंसिपल बनते हैं, ये सारी चीजें चलती रहती है। तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें उन्होंने जी. प्रपोज किया है कि कोई स्कॉलर या फिर कोई कोई टीचिंग फील्ड में का एक्सपर्ट प्रोफेसर बनने से पहले ही रिटायर हो जाता है। सो उन्होंने अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये स्कीम डाली है कि आप ज्यादा क्रेडिट्स अर्न करके प्रोफेसर भी बन सकते हैं, बट इट इज इन प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, तो वो जब होगा तब होगा। पर फिलहाल में ये है कि ये स्लैब्स होते हैं कि यू ग्रेजुअली मूव फ्रॉम असिस्टेंट टू एसोसिएट एंड देन प्रोफेसर। सो आप आफ्टर डूइंग योर डॉक्टरल स्टडीज यू कैन बिकम अ प्रोफेसर। आप Okay. रिसर्चर बन सकते हैं और साइंटिस्ट बन सकते हैं। सो ह्यूमैनिटीज को लेकर के ये बड़ा मिसकंसेप्शन है कि ये बड़ी ही अनक्लियर सी फील्ड है, यहाँ पे बड़ी फिलोसॉफिकल बातें की जाती है। आप हिस्ट्री पढ़ते हैं शार्दुल, मैं लिटरेचर पढ़ती हूँ, तो हमको वी आर नॉट कंसिडर टेक्निकल इनफ। सो ऐसी बात नहीं है, दीज फील्ड्स आर आल्सो साइंटिफिक। रिसर्च का मतलब ही है कि आप कोई नया नॉलेज खोज रहे हैं या फिर कोई चीज को दोबारा डिस्कवर कर रहे हैं, और ये साइंटिफिक और सिस्टमैटिक स्टडी होता है। तो बिल्कुल. इन इटसेल्फ एनीथिंग दैट इज स्टडीड सिस्टमैटिकली इज साइंटिफिक। So बिल्कुल. humanities is also part science. So आप आफ्टर डूइंग योर डॉक्टरल स्टडीज आप एक फुल टाइम रिसर्चर बन सकते हैं, रिसर्च एसोसिएट बन सकते हैं। आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी जा सकते हैं, उसमें लैंग्वेज को लेकर या फिर फॉरेन लैंग्वेज को लेकर बहुत सारा जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। आप स्कूल्स में जा सकते हैं। देयर आर एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज, एंड रिसर्च ऐसी चीज है जो हर फील्ड में, if you're getting into entrepreneurship, you need research. They have a research wing. Each body has a research wing. अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स कंसिडर कर ले, उसमें जी. स्टैटिस्टिशियंस होते हैं। ये क्या काम करते हैं? ये डेटा खोजते हैं। सेंसस जो होता है, डेटा कलेक्शन है, सर्वे है ना? तो रिसर्च इज देयर एवरीवेयर इन आवर लाइफ। ये बस बिल्कुल एक मैम. फॉर्मलाइज्ड वर्जन है जिसमें आप सिस्टमैटिकली चीजें कर रहे हैं। और एक और बात बड़ी जोकिंगली कही जाती है रिसर्च के बारे में कि ये ऐसा फील्ड है जो आपको समझ में नहीं आएगा एंड तक कि क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग। जी. जी. एवरी मंथ और एवरी वीक यू डिस्कवर समथिंग न्यू, और उसकी वजह से जी. फिर आप जो रिसर्च पाथ फॉलो कर रहे हैं वो पूरा बदल जाता है। कई बार आप फाइनल डिसर्टेशन सबमिट करते हैं, फाइनल थीसिस सबमिट करते हैं, और फिर चेंजेस आते हैं कि आपने जो टाइटल लिखा है उसी को चेंज कर दीजिए। तो ये बहुत ही रिगरस प्रोसेस है, बहुत ज्यादा लेयर से जाता है, बहुत ज्यादा रिविजन से जाता है। सो बहुत जी। बहुत चीज है. लाइक मैम, हम्म। इस चीज में मेंशन करना चाहूंगा. लाइक आपने अभी थोड़ी देर पहले एक शो के बारे में बोला था, और आपने अभी थोड़ी देर पहले ये बोला था कि आप उन चीजों पे काम कर रहे हैं. तो इसी में मैं क्वेश्चन को कोलैब कर रहा हूँ कि आपका जो टॉक शो है वो किस चीज के ऊपर है, और आप जो करते हो, लाइक आप जिन चीजों पे आपने बताया उन चीजों पे इंडिया में काम कम हो रहा है लेकिन आप कर रहे हैं, तो मैम वो चीजें क्या है, प्लीज मुझे वो बताइए थोड़ा सा. ओके शार्दुल, सो ये वही शो है जिसके थ्रू आज आप हम दोनों कनेक्ट हुए हैं। सो शार्दुल भी, यू वर अ पार्ट ऑफ द ऑडियंसेस एंड नाउ वी आर कोलैबोरेटिंग। सो द शो का नाम है कन्वेंशनली अनकन्वेंशनल।
इसका इजाद ऐसे हुआ कि देखिए हम ह्यूमैनिटीज के लोग हैं, हमको ह्यूमन इंटरवेंशन के बिना तो हो नहीं सकता। हमको बड़े बिल्कुल। गप्पे लड़ाने में मजा आता है, हमको बातें करने में मजा आता है, नई चीजें जानने में, नए लोगों से मिलने में बड़ा मजा आता है। सो किताबों से परे जाकर हम कुछ नया इंटरवेंशन कर सके, ये हमारी हमेशा ख्वाहिश होती है। सो इसी के चलते आई केम अप विद दिस आइडिया, वन वुमन शो, इट इज गोइंग फॉर आई थिंक मोर देन अ ईयर नाउ। और मैंने होस्ट किया है बहुत सारे अलग अलग फील्ड के लोगों को। ये बेसिकली एक करियर गाइडेंस प्रोग्राम है। कई बच्चे मेरे पास आ रहे हैं, अभी भी आते हैं, आते रहे हैं शुरुआत में, और दे वर वेरी कंफ्यूज्ड कि करना क्या हम्म। है। आई हैव माई सेल्फ प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज, 2-3 साल मैंने प्रिपेयर किया है उसके लिए। सो ये वो बैकग्राउंड होने की वजह से मुझे थोड़ा अंडरस्टैंडिंग रहा है कि क्या प्रॉब्लम है जो यूथ फेस करता है। और अलग अलग विषयों के बारे में बेसिक जानकारी रही है। हम लोग कहते हैं कि वी आर मास्टर ऑफ नन, दोज हु प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज, दोज हु आर इनटू द सर्विसेज। सो इसकी वजह से मेरा जो नेटवर्क है वो भी काफी अच्छा बना हुआ था। तो आई वाज लाइक व्हाई नॉट ऐसे लोगों को लाया जाए, और जिनको सच में जरूरत है कि आगे करना क्या है करियर में, उनके बिल्कुल। सामने इनको लाया जाए और इनके खुद के वर्ड्स में दे कैन गाइड दीज यंगस्टर्स। सो इसकी शुरुआत हुई, और इसकी शुरुआत आपके ही एक गेस्ट से हुई है, आंचल अरोरा उनका नाम है। आई केम अक्रॉस दिस ऑल्सो कि वो काफी यंग एज में उन्होंने किताब पब्लिश की है उनकी, द जी। इन्फ्लोरेंसेस करके। सो शी वॉज माई फर्स्ट गेस्ट, एंड उसके बाद आई हैड पोएट्स, फोटोग्राफर्स, आई हैड ब्यूरोक्रेट, आई हैड एन एक्ट्रेस साची जिमने करके, काफी अवार्ड विनिंग बहुत ही उम्दा एक्ट्रेस है, वो भी आ चुके हैं शो पे। विवेक शाक्य करके एक बहुत ही अच्छे सेलिब्रिटी फोटोग्राफर है, वो आए हुए हैं। अभी रिसेंटली हमने पॉलिटिक्स के बारे में बात की थी। अतुल दादा खोबरागड़े नागपुर के ही यंग लीडर है। तो पॉलिटिक्स एक बड़ा ही अनकन्वेंशनल टॉपिक है, तो उसके ऊपर हमने बात की। बिल्कुल। और क्या बात ऐसी है। कई सारे मुद्दे हैं जिसके ऊपर हमें बात करनी है आगे जाकर। सो दिस इज अबाउट द शो। और बस कई लोग जुड़ते जा रहे हैं, आपके जैसे इतने होनहार लोग मुझसे जुड़ते जा रहे हैं, और ये कम्युनिटी फॉर्म होते जा रही है। सो यही बिल्कुल। पर्पस है कन्वेंशनल या अनकन्वेंशनल का। क्या बात है, इट्स वंडरफुल। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, लाइक आपसे जब मैं ऑडियंस के तौर पे जुड़ा था, आपने अचल अरोड़ा की बात करी। मैम जी। एक्चुअली मैंने 2 बार लाइव सेशन किया है। एक शो में वो मेरे लिए होस्ट भी बननी थी, बट वो शो हो नहीं पाया था ड्यू टू द टेक्निकल प्रॉब्लम्स। बट आई डैम श्योर कि वो बहुत मतलब इन अ सच अ यंग एज वो बहुत अच्छा कर रही है, एंड उनकी जो जी। पहली बुक है वो बहुत जा रही है। मैं उन्हें करीब 2 सालों से जानता हूँ। आई हैव मेट इन अ लॉकडाउन पीरियड्स, तब से मैं उन्हें हम्म। जानता हूँ। के बाद मेरा 2 बार उनके साथ लाइव हुआ है। काफी अच्छी है, काफी बढ़िया से नेचर से बात करती हैं, और कहीं ना कहीं नजर आती रहती हैं कि लाइक वो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती हैं, पढ़ाई भी करती हैं, अपनी पीएचडी के लिए जा रही हैं, तो काफी अच्छी चीज वो कर रही हैं। तो आई एम डैम श्योर कि ऑल द बेस्ट मैं उन्हें करता हूँ। और जितने भी गेस्ट आपने बताए, तो मैंने आपके में देखा था लाइक कि एक आईएएस ऑफिसर भी जिन्होंने उसकी पढ़ाई तैयारी की थी, उनको भी आप लेके आए थे, लाइक मैंने वही भी जी। जी। देखा था। हम्म। तो आपने जो गेस्ट आप लाए हो बड़े यूनिक तरीके से, आपने वे ऑफ थिंकिंग की तरह आप गेस्ट लेके आए हो, तो बहुत अमेजिंग है। एंड आई होप्स वेरी द बेस्ट फॉर योर टॉक शो। जो शो चल रहा है वो आपका बहुत बड़े आगे जाए, एंड मैं यही दुआ जी। करूंगा भगवान। थैंक यू सो जय मच अतुल जी, कमल। थैंक यू सो मच। आते हैं वापस हम डॉक्टरेट डिग्री पे, लाइक कि आपने बताया, तो आपने एक टॉपिक बोला था कि आप जो चीजें फॉरेन में अभी हो रही हैं उन पे इंडिया में काम कम हो रहा है, लेकिन आप उन चीजों पे काम कर रहे हो, वो क्या चीज है? मैं लिंग्विस्टिक्स में काम कर रही हूँ शार्दुल। ओके। लिंग्विस्टिक्स कंपैरेटिवली बहुत ही नया फील्ड ऑफ स्टडी है। अ, ओके। हमारे लाइक इंडिया में कोई लिंग्विस्टिक्स या फिर इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग को लेकर फॉर्मल डिग्री अवेलेबल नहीं है। अच्छा। इफ्लू करके एक यूनिवर्सिटी है हैदराबाद में, दैट इज द ओनली यूनिवर्सिटी विच इज टीचिंग एमए इन लिंग्विस्टिक्स। सो ओके। और हमारे यहाँ पे जो डिग्री है उसका नाम होता है एमए इन इंग्लिश लिटरेचर। अब इसका हाँ। सिलेबस डिजाइंड है इंग्लिश लिटरेचर के साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज सिखाना, तो ये दोनों चीजें सिखाता है सेमेस्टर वाइज डिवीजन में। पर इसको अगर इंटरनेशनल देखा जाए तो यूके में ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग फॉर टीचर्स एंड फॉर स्टूडेंट्स ऐसी स्पेसिफिक डिग्रीज कैटर करता है। सो यही एक यूनिक बात है द सब्जेक्ट एरिया विच आई एम स्टडिंग इन, क्योंकि मुझे स्कॉलर्स भी ऐसे बहुत कम मिलते हैं जो मेरे जैसा काम कर रहे हैं। सो ये टेक्निकल है, ये पूरी तरह टेक्निकल है। हम बात करते हैं तो किस तरह का साउंड हम प्रोड्यूस करते हैं, फिर माउथ मूवमेंट कैसा होता है,
हम सॉफ्ट स्किल्स को कैसे रिसीव करते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस का क्या रोल है, ये सारी चीजें उसमें होती है। और इंजीनियर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर प्रोफेशनल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कोर्सेज डिजाइंड होते हैं, हम्म। या फिर जो उनको इंटरवेंशन की जरूरत है लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि लैंग्वेज कम्युनिकेशन का मीडियम है। इंग्लिश इज नॉट अ हम्म। सब्जेक्ट, इट्स अ लैंग्वेज। जी। इंग्लिश आप जी। अगर जानोगे तो आप मैथमेटिक्स पढ़ पाओगे, आप साइंस पढ़ बिल्कुल। पाओगे, राइट। सो हम्म। हमको उसको एग्जाम में लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना चाहिए इंग्लिश को, और बिल्कुल। वैसे पढ़ाया भी नहीं जाना चाहिए। सो ऐसी क्या बातें हैं जिसके ऊपर हम, और इंग्लिश एक सेकंड लैंग्वेज है हमारे, लाइक फॉर इंडियंस इंग्लिश इज अ सेकंड लैंग्वेज, इट्स नॉट अ फॉरेन लैंग्वेज फॉर अस एनी मोर। सो उसका उसका भी उसका इंडिया में इंग्लिश का आना कैसे हुआ से लेकर अभी वो कहाँ है, वो ग्लोबल लैंग्वेज है, वो डिप्लोमेसी की लैंग्वेज है, और टेक्नोलॉजी की लैंग्वेज है। सो इन सब चीजों में आई एम वर्किंग, और ग्लोबली भी इस पे अभी काफी काम हो रहा है। क्या बात है मैम, दैट्स ग्रेट। मैम एक हमारी गेस्ट है, मतलब हमारी ऑडियंस में एक मैम है जो बता, एक्चुअली वो बहुत अच्छी हैं। वो बेसिकली आर्मी ऑफिसर्स के ऊपर काफी काम करती हैं। एंड वो बेसिकली जनरली वो एक स्पोर्ट्स पर्सन है। तो उन्होंने बताया आई स्टे इन हैदराबाद। तो हम लास्ट में ऑडियंस के ही क्वेश्चंस लेंगे। एंड अभी भी गाइस जो ऑडियंस में जिनको जो क्वेश्चन पूछने हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि इस टॉपिक को हम लोग क्लोज कर रहे हैं यहाँ पर, तो आप पूछ सकते हैं। एंड एट द एंड में जो रहेगा, जो हम हमेशा टॉक शो के एंड में करते हैं कि यहाँ से एक या दो लोगों को विद द 3 मिनट्स हम लेके आते हैं लाइव हमारे साथ, जिसमें वो ओह कोई भी एक अमेजिंग। क्वेश्चन। यस मैम, एट द एंड जो लास्ट तक रहता है, तो जो लास्ट तक रहेगा उसे जरूर मौका मिलेगा हम दोनों लोगों के साथ 1 मिनट के लिए लाइव आने का। एंड आई एम सो हैप्पी कि अगर जो रहेगा लास्ट में वो आना चाहेगा। जी। ओके, दिस इज नाइस, नाइस कॉन्सेप्ट। यस मैम। जी। सो मैम आप हमारा नेक्स्ट टॉपिक। जी बताइए, आप बताइए। अभी आपने जिनके बारे में कहा वो किस एरिया में काम कर रहे हैं? मैम वो एक्चुअली स्पोर्ट्स पर्सन है। एंड ज्यादा मेरी उनसे बात नहीं हो पा रही क्योंकि बिकॉज वो जॉब भी करती हैं। एंड ओके ओके। और इस वजह से हमारा कम्युनिकेशन इस टाइम नहीं हो पा रहा है बहुत। लेकिन हम लोग जुड़े हैं, हम लोग को 1 और 2 मंथ्स होने वाला है बात करें। हम लोग चैट से बात करते हैं कभी बार। एंड वो बहुत अच्छी है, लाइक अभी है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। उन्होंने ओके। लिखा है कि जी ब्रदर जी। इज गोइंग। थैंक यू सो मच फॉर दिस, थैंक यू सो मच। जी थैंक यू सो मच। हाईटेक सिटी हैदराबाद। जूली, जूली नाम है। जी, जूलियन का नाम है। ओके, हेलो जूली। जी। सो मैम लाइक अब हम सेकंड टॉपिक पे आते हैं। मैम बुक पब्लिशिंग एक बहुत ही हम्म। वास्ट सब्जेक्ट, एक बहुत ही वास्ट चीज है। एंड हम बात करें, पहले ये चीजें थी, लेकिन अगर हम 3 साल की बात करें, ये करंट ईयर 2019, 2020, 2021 और 2022, 3 इयर्स में बहुत ग्रोथ हुई है मैम। मतलब जी। लॉकडाउन के टाइम में चीजें, इतनी टाइप की बुक्स आई हो, इतने लोगों ने बुक्स लिखी है कि अब लोग कंफ्यूज है कि पढ़े क्या। और मैम टॉपिक्स बहुत प्यारे हैं, क्योंकि लोगों ने अपनी फीलिंग्स के साथ लिखा है, तो टॉपिक्स बहुत प्यारे प्यारे हैं। तो सबसे पहले एक हम्म। बात करना चाहूंगा कि मैम पब्लिशिंग अगर होती है तो बहुत सारे टाइप की पब्लिशिंग होती है। एंड आपने भी एक बुक लिखी है, तो मैं शुरुआत करूंगा आपकी बुक से। आपकी बुक किस टॉपिक के ऊपर है? ओके शार्दुल, सो मेरी जो किताब है, इट इज नॉट रिटन, इट इज ड्रॉन, सो इट्स अ कलरिंग ओके। बुक बेसिकली। और ग्रेट। ये भी बात मेरे ख्याल में काफी समय से रही है कि एंजाइटी लेवल्स या फिर स्ट्रेस लेवल्स काफी बढ़ रहे थे। कोविड के दरमियान की ही बात है। जी। एवरीबडी वाज स्टक एट होम, दे डिडंट नो क्या करे, और स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ रहा था। uh, सारे लोग एक स्मॉल स्पेस में क्रैम्प्ड हो गए थे। कुछ लोग जी। लोनली हो गए थे। सो उसके लिए कलरिंग बुक ग्लोबली एक बहुत अच्छा जरिया समझा जाता है, बट इंडिया में अभी पता नहीं था कि लोगों को कलरिंग बुक क्या होता है। और कलरिंग बुक जनरली बच्चों के लिए होता है, ये भी एक कॉमन समझ सब में रहा है। सो आई केम अप विद दिस आइडिया वेयर एक थीम्ड कलरिंग बुक मैंने पब्लिश करा, किंडल या फिर केडीपी, अमेजोन का जो प्लेटफॉर्म है। हम्म। इसका कॉन्सेप्ट ऐसा है शार्दुल, कि आप मैन्युस्क्रिप्ट इसमें अपलोड करते हैं, दे स्क्रीन इट, और वो सारी प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद वो पब्लिश कर देते हैं। पर ये एक स्टॉक मेंटेन नहीं करते हैं पब्लिशिंग के। जी। जो हम रूटीन पब्लिकेशन में जाते हैं तो एक पर्टिकुलर नंबर जी। ऑफ कॉपीज वो प्रिंट करके रखते हैं। इनका ऐसा नहीं जी। है, जैसे आप कोई बुक ऑर्डर करोगे तो तब उस बुक को प्रिंट करेंगे और तब आपको वो शिप करेंगे। तो इसमें प्रिंट ऑन प्रिंट ऑन पब्लिशिंग। डिमांड, यस, पीओडी। सो पर किंडल का जो प्रिंटिंग, क्या बोल सकते हैं हम, प्लांट या फिर कोई उसका स्टेशन इंडिया में नहीं है।
सो उस वजह से किंडल या फिर केडीपी ग्लोबली किताबें शिप कर लेता है, लेकिन इंडिया में आने के लिए उसको बहुत ज्यादा शिपिंग चार्जेस लगते हैं। सो मुझे तो मेरी किताब को $10 के आसपास शिपिंग चार्ज ही लग रहा था, और किताब का प्राइस था $4। सो दैट वाज नॉट अ वेरी फिजिबल आइडिया। सो आई पब्लिश इट विद अनदर प्लेटफॉर्म, pothi.com उसका नाम है। तो ये सारी जी प्रोसेस ऑनलाइन हुई है। हम मैन्युस्क्रिप्ट्स को स्क्रीन कराते हैं, उसको एडिट कराते हैं जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे, एंड हम्म अगर उनको सही लगता है तो वो पब्लिश करते हैं। अभी कोविड में कई लोगों को फ्री समय मिल गया, और बहुत एस्पायरिंग राइटर्स अपना प्रोजेक्ट फुलफिल कर पाए बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम एंड एनर्जी दे कुड गिव टू देयर प्रोजेक्ट्स। सो किताबें आप नॉवेल्स के फॉर्म में पब्लिश कर सकते हैं, शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन के फॉर्म में, पोएट्री कलेक्शंस के फॉर्म में, या फिर आप एंथोलॉजीज पब्लिश कर सकते हैं। एंथोलॉजी यानी जैसे मैं अगर एक कॉन्सेप्ट कंपाइलेशन कॉन्सेप्ट अगर फ्लोट करती हूँ, और 10 ऑथर्स को अगर हम बोलते कि आप स्टोरीज लिखिए, मैं पब्लिश करूंगी, या फिर मैं उसको कंपाइल करूंगी, कोई पब्लिशिंग हाउस उसे पब्लिश करेगा, तो अलग अलग ऑथर्स की अलग अलग स्टोरीज हम एक कंपाइलेशन में पब्लिश करते हैं, उसको एंथोलॉजी कहते हैं। ऐसी कई सारी एंथोलॉजीज क्लासिकल ऑथर्स की भी अवेलेबल है। सो पब्लिकेशन प्रोसेस अभी बहुत इजी हो गया है, जी। बट द कैच हियर इज कि मार्केटिंग आप कितनी अच्छी करते हैं। हाँ मैम, मार्केटिंग मेन इज द, कॉन्सेप्ट जी, बिगेस्ट। सो जी, आंचल की जो किताब है इन्फ्लोरेसेंस, उस उन्होंने जिस पब्लिशिंग हाउस के साथ पब्लिश किया है, उनका मार्केटिंग टीम बहुत अच्छा है। सो आपको उसके एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, देन इफ यू कैन नॉट रीच द ऑडियंसेस, हाउ आर दे गोइंग टू बाय योर प्रोडक्ट or your बिल्कुल book? मैम। So, reaching and getting to know, you have a brilliant idea, but it is somewhere lost in this whole data universe. So, आप डिस्कवर कैसे होंगे? So, to in order to get discovered, आपको मार्केटिंग में ज्यादा ध्यान देना होता है, and that is it about. So, अगर 20,000 के आसपास किताबें पब्लिश हो रही है एक साल में, तो उसमें की बेस्ट सेलर्स तो 10 के आसपास ही किताबें होती है ना। सही बात है जी। तो वो जो डिस्कवरेबल बुक्स है, वो मार्केटिंग का गेम है। और जो बड़े बड़े पब्लिशिंग हाउसेस है, वो उनके पास तो काफी सारा पैसा है, वो आपको रॉयल्टी पे कर देते हैं, दे हैव द राइट फॉर द बुक, और दैट्स हाउ दे मूव अहेड। तो बिल्कुल ऐसा पब्लिशिंग का फंडा ऐसा है थोड़ा। आप लोकल पब्लिशर्स के साथ भी पब्लिश कर सकते हैं। देयर आर गुड लैंग्वेज बेस्ड पब्लिशर्स भी होते हैं, और जी। इंटरनेशनल पब्लिशर्स भी है। सो या मैं पब्लिशिंग के बारे में मैं एक बात बताना चाहूंगा। लाइक आपकी ऑडियंस भी है, मेरी ऑडियंस भी है, थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा। लाइक ऑडियंस में अगर हम बात करते हैं तो मैंने भी बुक पब्लिश करी थी नोशन प्रेस से करीब 3 साल पहले। व्हेन आई कंप्लीटेड माय 10th फिलोसफी ऑफ मिस्टर सेज, जब मैंने राइटिंग इंडस्ट्री में स्टार्टिंग करी थी एज अ जर्नी। तो मेरा जो मिस्टर सेज है, सेज मीन्स आपने देखा होगा फिलोसफर होता है। सो आई एम सो हैप्पी जी। अबाउट दैट कि जब मैंने पब्लिशिंग बुक की थी तो मैंने ट्रेडिशनल पब्लिशिंग किया था नोशन प्रेस से। तब नोशन प्रेस ग्रोइंग स्टेज पे था, लेकिन 2 सालों में नोशन प्रेस ने बहुत अच्छा ग्रो किया। मतलब उनकी जगह जगह पे चीजें पहुंच रही हैं और काफी हम्म, पॉपुलर हो गया नोशन प्रेस। लेकिन व्हेन आई नो द नोशन प्रेस स्टार्टअप था चेन्नई में, लोगों को पता था कि हेड ऑफिस है, लेकिन बहुत तब भी ग्लोबल कंपनी थी वो, लेकिन बहुत लोग उसे नहीं जानते थे। तो 2 सालों में नोशन प्रेस ने बहुत ग्रो किया है। एंड हम्म, मेरे साथ में ये लगा है कि अभी हाल ही में हमने देखा होगा, मैंने एक न्यूज चैनल ज्वाइन किया है जहां पर मैं जर्नलिस्ट बना हूँ। सो आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। क्या तो बात एक है, नई वेरी गुड। जी। जी, नोशन प्रेस पे मैंने भी शॉर्ट स्टोरीज पब्लिश की हुई है शार्दुल। तो बात यही है कि उसको कितना डिस्कवरेबल बनाया जाए। बिल्कुल जी। सो मैम और मैम एक चीज और कि जैसे आपने बताया कि लॉकडाउन पीरियड में मैम ये हुआ एक चीज जो मैंने देखी, जो मतलब मैंने काफी सोशल मीडिया से मैं जुड़ा रहा और मैंने काफी सारी चीजें डिस्कवर की इस चीज में, काफी लोगों से मिलना हुआ मेरा। मैम 2020 की स्टार्टिंग जब कोविड आया था, तो इतनी सारी एक्टिविटीज एक हायर लेवल ऑफ चीजों पे थी जो लोगों को एंजाइटी ऐसा पड़ा, तो एंजाइटी से कहीं ना कहीं दूर कर रहे थे। लेकिन उसके कंपैरिजन 2020 एंड आते आते 2021 जब स्टार्ट हुआ और फिर से एक लॉकडाउन का फेज दोबारा आके जब ओपन और गया और चालू चालू हुआ, उस बीच में जितनी कम्युनिटीज थी, बहुत सारी कम्युनिटीज डिसॉल्व हुई, बहुत चीजें हुई। तो जितना मुझे ऐसा लगा कि जितना लोग मोटिवेट करने के लिए 2020 में थे, 2021 में कहीं ना कहीं कम पड़े। और इस वजह ओके। से लोगों को एंजाइटी और जो एक कोरोना का डर था, वो लोगों को और हम्म, हैबिचुअल आ गया। ये चीज मैं बोलना चाहूंगा। ओके। क्योंकि मैं 2021 में मैंने बहुत सारे गेस्टों से बात करी, बहुत सारे लोगों से मिलने का मौका मिला।
एंड आई एम सो हम्म हैप्पी कि इसीलिए वो आईजीटीवी कर रहा था जो अब तक चली आ रही है कि लोगों को मोटिवेट करा जाए और लोगों के चेहरे पे स्माइल लाई जाए। तो उस मोटिव से वो चला था, अब तक चल रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। एंड काफी सारे अलग अलग लोगों से मिलने का मौका मिला, आप भी आप आज आए हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ इस बात पे। थर्ड टॉपिक पे मूव करते हैं इसी के साथ, ह्यूमैनिटीज। मैम, अगर इंडियन सिनेरियो की बात करी जाए तो फैमिली को लगता है दिस इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, टू बी वेरी फ्रैंक। तो आप हम्म बताइए इसके बारे में क्या कहना है। जी। ये बड़ी ही मैन्युफैक्चर्ड नोशंस है जो एक साधारण सोसाइटी में फैले हुए हैं कि इंजीनियरिंग या फिर डॉक्टर या फिर कोई भी वोकेशनल कोर्स करोगे तो ही आप जॉब पा पाओगे, राइट? जी एक गुड डिसेंट सैलरी पे करने वाला जॉब। और अभी बीच में एक दौर आया था जहाँ पे सिविल सर्विसेज की तरफ बहुत बच्चे डाइवर्ट जा होने रहे लग गए थे। जी। हैं। जी ऐसे ग्लैमराइजेशन होते रहा है कुछ इसका, और इसमें कुछ फील्ड्स पीछे पड़ गई ये सोच करके कि ये आपको एक डिसेंट जॉब नहीं दिला सकते हैं, या फिर ह्यूमैनिटीज में आपको पीएचडी करते करते थोड़ा ज्यादा समय हो जाता है जॉब रेडी होने में। ये भी एक वजह है। पर जो इंस्टीट्यूशंस ऑफ क्वालिटी एजुकेशन है, दिल्ली की यूनिवर्सिटीज है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जेएनयू है, जी आईआईटीज है कई सारे जो ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट के ऊपर काफी फोकस कर रहे हैं, क्योंकि ये रियलाइजेशन कहीं ना कहीं रहा है गवर्नमेंट को कि हम टेक्निकल एजुकेशन दे रहे हैं बट वी आर नॉट इम्बाइबिंग ह्यूमन वैल्यूज इनटू द टेक्नोक्रेट्स और इनटू द इंजीनियर्स और डॉक्टर्स। सो उसको एक इंक्लूसिव तरीके से, क्योंकि इंजीनियर्स भी जो भी काम कर रहे हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो भी काम कर रहे हैं, एवरीथिंग इज बीइंग वर्कड फॉर मेकिंग ह्यूमन लाइफ बेटर, जी राइट? सो उसके लिए आपको एक इंटीग्रेटेड अप्रोच, एक इंटीग्रेटेड सिलेबस, इंटीग्रेटेड टीचिंग होना चाहिए जो कि आपको सिर्फ टेक्निकल चीजों का नॉलेज ना दे, पर आप एक ह्यूमन बीइंग करके कैसे ऑपरेट करेंगे सोसाइटी में, उसके लिए रेडी करे। इस वजह से ह्यूमैनिटीज बिल्कुल भी वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है, और बहुत सारा टेक्निकल फील्ड्स आ रही है ह्यूमैनिटीज में। साइकोलॉजी एक बहुत ही बूमिंग फील्ड ऑफ एरिया है जहाँ पे it is a part of humanities, पर clinical psychology is equivalent to a scientific way of learning। LLB है, लॉ है, टूरिज्म है, जी ऐसी कई सारी डिग्रीज है, सोशल वर्क है, लैंग्वेजेस है, फॉरेन लैंग्वेजेस है। एयरपोर्ट में एक ट्रांसलेटर की जरूरत होती है या फिर फॉरेन लैंग्वेज इंटरप्रेटर की जरूरत होती है। आप कितना भी बोल ले कि गूगल ट्रांसलेट अवेलेबल है या फिर कोई भी ट्रांसलेट करने वाले जी एप्स अवेलेबल है, लेकिन जो ह्यूमन प्रेजेंस है वो सब्स्टिट्यूट नहीं किया जा सकता, आज की डेट पे तो भी नहीं किया जा सकता। बिल्कुल दिल्ली के कई सारे मेजर जो कॉलेजेस है वो तो आर्ट्स और बीए में ही स्पेशलाइज करते हैं। मिरांडा हाउस इफ यू कंसिडर, या फिर इंद्रप्रस्थ कॉलेज की एग्जांपल हम लेते हैं। हैदराबाद में उस्मानिया यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है, केरला की यूनिवर्सिटी है। ये लोग बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं अभी ह्यूमैनिटीज के ऊपर, फिलोसॉफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशोलॉजी, लैंग्वेजेस, इन सब एरियाज में अभी बहुत ज्यादा स्कोप है। आप इसके बाद प्रोफेसर बनना एक बहुत ही प्रेस्टीज की बात है। आप बाकी किसी प्रोफेशन से अगर कंपेयर करें तो इसमें आप खुद नहीं बनते, आप एक पूरी जनरेशन को बनाते हैं। यू हैव द जी एबिलिटी टू चेंज, से फॉर एग्जांपल एक साल में आप अगर 100 लोगों को इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं, 100 बच्चों को इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं, तो आप एक जनरेशन को चेंज करने की काबिलियत रखते हैं, या फिर वो विजन बिल्कुल आपके पास है, वो एबिलिटी आपके पास है। इट इज समथिंग विच होल्ड्स अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, और जिसको इतना वेस्ट ऑफ टाइम की तरह नहीं लिया जाना चाहिए, और इट इज इंडीड अ वेरी गुड करियर ऑप्शन। ओके मैम। काफी मैम आप, डायनेमिक भी होते जा रहा है अभी। जी आपने एक बात बोली थी शुरुआत में, हमने ये बात डिस्कस की थी, लाइक कि मैम इंजीनियरिंग कॉलेज में भी ह्यूमैनिटीज का एक अलग से डिपार्टमेंट होता है, तो मैम जी। उसके बारे में। ओके। मैं एनआईटी नागपुर में हूँ, और ओके हमारे यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस ऐसा डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश्ड है। इट इज नॉट अ न्यू डिपार्टमेंट, काफी 1980s में बना हुआ वो डिपार्टमेंट है। लिमिटेड फैकल्टीज है। इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आर्ट्स के स्टूडेंट्स नहीं होते हैं, तो ये जो ओके ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट है ये बीटेक, एमटेक, बी आर्क इन बच्चों को भी पढ़ाता है, एमएससी के भी बच्चों को पढ़ाता है। तो ओके इनको सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है,
सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग है, साइकोलॉजी, बिकॉज द इंजीनियर्स आर गोइंग टू गेट, और टेक्निकल एजुकेशन जो भी ले रहे हैं, दे आर गोइंग टू गेट इनटू द मार्केट फोर्स, और वहां पे कैसे कैसे साइकोलॉजिकल चैलेंजेस है, वहां पे उनको एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे compete करना है, ये सारी चीजें ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट सिखाता है। जो सोशल सर्विस सेल है वो भी बड़ा एक्टिव होता है ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट का। आईआईटी पवई का ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट काफी रिनाउंड है। काफी सारी आईआईटीज अभी ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट में रिसर्च और टीचिंग को बहुत प्रमोट कर रहे हैं। सो ये एक बहुत ही अच्छा साइन है फॉर ऑल द ह्यूमैनिटीज एस्पायरेंट्स, और ह्यूमैनिटी जो भी बच्चे ह्यूमैनिटीज पढ़ रहे हैं। जी, क्योंकि मैम एक्चुअली आपको बताते हैं, जब मैं छोटा था मैम, तो मुझे पता नहीं था कि ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट होता क्या है। तो व्हेन आई वाज, मतलब मैं बहुत एडिक्टेड था माइथोलॉजी से, एंड काफी चीजें मैंने लाइव, मतलब मैंने काफी चीजें ढूंढने की प्लानिंग करी, एंड ढूंढना भी कुछ चीजें हैं, एंड कुछ चीजें अपने दादा, ग्रैंडफादर एंड नानी माँ लोगों से सुना है। तो उन चीजों के बारे में जब बड़ा हुआ तो एक क्यूरियोसिटी बनने लगी। तो सोशल मीडिया नहीं थे, तो कहाँ से चीजें बाहर निकाले, कहाँ फिर ढूंढने, पता नहीं होता था। तो बहुत लोग मिसगाइड करते, क्योंकि इंडिया में लाइक यूपी साइड और कहीं पर भी अवेयरनेस देर में आई चीजों की कि ऐसी चीजें होती हैं। तो वहां पर मुझे कहीं ना कहीं स्ट्रगल करना पड़ा। तो टू बी वेरी फ्रैंक, जब हम छोटे थे और जब अभी तक 10 के बाद भी मैं नहीं पता था कि हमें क्या करना है, जब मुझे पता चला कि आर्ट साइड लेनी चाहिए, तो मेरे पेरेंट्स ने कहा नहीं लेना है क्योंकि उसमें करियर नहीं है। तो वहां पर हम्म वो चीज ड्रॉबैक था कहीं ना कहीं मेरा, कि वहां मैंने वो चीज नहीं ली। अगर मैंने कॉमर्स से फिर उस चीज को परस्यू किया, अगर मैं वहां पर आर्ट साइड लेता, तो शायद जो मैं करना चाहता था वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे लेवल पे जाकर कर सकता था। नहीं, तो आप अभी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और देखिए शार्दुल, हम ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से आते हैं, तो वी हैव एन अपॉर्चुनिटी टू गो बियॉन्ड आवर वर्किंग आवर्स। हम उसके आगे जाकर के कुछ कंट्रीब्यूशन जो जैसे ये शो, मेरा शो है, आपका शो है, हमको कोई बाइंडिंग नहीं है, ये हमारा खुद का मोटिवेशन है कि कुछ करना है, कुछ गिव बैक करना है। आई डोंट नो व्हाट इम्पैक्ट वी आर मेकिंग, आई डोंट नो वेयर इट इज गोइंग, पर हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं। सो ये इन इटसेल्फ कहीं ना कहीं हमारे इस बैकग्राउंड से ही आता है। और आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप तो आर्कोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, आर्कोलॉजिकल सर्वे, ऐसी जगहों से भी जुड़ सकते हैं। आप म्यूजियम्स में क्यूरेटर्स की पोस्ट्स होती है, उसमें जा सकते हैं आप। बहुत बहुत एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल। अभी तो मैं कह रही हूँ आपको कि जो ट्रैवल कंपनीज है उसमें भी बहुत जी, स्कोप है, बिकॉज दे वांट रिसर्चर्स। और ये होम बेस्ड या फिर आप आपके घर के कंफर्ट से भी काम कर सकते हैं, इनको ऑफिस बुलाना या फिर ऐसा भी, वर्किंग पैटर्न्स भी बहुत चेंज हो गए हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ ये अपॉर्चुनिटीज। आपने ट्रिपोटो, लाइक बताया। जी, जी, बताइए। ट्रिपोटो कम्युनिटी जो ट्रैवल एजेंसी है, अलग अलग ट्रैवल एजेंसीज है। कूल कन्या करके एक इंस्टाग्राम पेज है, उनकी भी एक ऑर्गेनाइजेशन है फॉर वर्किंग विथ अ लॉट ऑफ वुमेन इन द ऑन द बोर्ड। सो सोशल मीडिया भी एक अपॉर्चुनिटी बना रहा है ह्यूमैनिटीज के बिल्कुल। लिए। और हम नॉट जस्ट एज कंटेंट क्रिएटर्स, नॉट जस्ट एज कंटेंट राइटर्स, वी आर आल्सो कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट टू दिस ओवरऑल स्पेस ऑफ इंटरनेट। सो बिल्कुल। यहाँ पे भी बहुत एक स्कोप है। इसका फॉर्मलाइजेशन अभी हुआ नहीं है करियर के तौर पे, क्योंकि इसकी क्या कहते हैं, मनी मेकिंग मैकेनिज्म कैसी है वो अभी समझ में जी, आई नहीं है उतनी लोगों के। बट डेफिनेटली इसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है एक फुल टाइम करियर होने का। सो ह्यूमैनिटीज वालों को इसमें भी बहुत ज्यादा स्कोप है। मैम बिल्कुल आपने सही कहा। जैसे कि आपने बोला ना कि हम कुछ भी कर सकते हैं, सोसाइटी को हम एक जी, सर्व कर भेज रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। एंड मैं तो बोलूंगा कि सोशल मीडिया, अगर आप गलत की तरफ जाओगे तो गलत मिलेगा, एंड सही की तरफ जाओगे तो इसमें बहुत कुछ, एक वास्ट दुनिया है जिसको आप जितना समेटना चाहोगे उतना समेट नहीं पाओगे। तो मैम जी, इस जी, सेशन को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, आप सेशन का एंड आ रहा है धीरे धीरे, तो लेट्स आपकी मतलब 10 एक्टिव ऑडियंस रहे हैं शुरुआत से। तो मैम सेशन हम्म, बहुत प्यारा गया। लोग 1 मिनट में गए हैं, तो बहुत लोग आए भी हैं। जी, मैं आपको कुछ नेम बता रहा हूँ, आप बताएगा हम किसको ले सकते हैं, क्योंकि 2 ही लोग आ सकते हैं। तो हम लोग प्लान एक बार देखते हैं कौन कौन लोग हैं, एंड देन वी। मैम यहाँ पर मेरे ऑडियंस से अतुल जी हैं, मनस्वी जी हैं, अपंसा तमंग जी हैं, जूही हैं, और आपकी तरफ से अधिकार हैं, नेहा जी हैं, और ओजन करके कोई है, ओजन रेखा जी, और निखार जी हैं।
और अब शार्दुल, ये भी ये आप ही करिए, मैम, आप ही मैं इनवाइट एक करिए। और मैं काम करूंगा, मैं दो लोग बुलाऊंगा, एक आपकी ऑडियंस एक मेरी ऑडियंस बुलाना चाहूंगा। तो जी जी आप जी। बताइए किसको बुलाया जाए। कौन इसमें से रेडी है लाइफ पे आने के लिए, वो भी क्योंकि जी कहाँ से सुन रहे हैं जी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो सॉरी, गाइज और आई एम रियली वेरी सॉरी। ओके। प्लीज गाइज कमेंट अस कि कौन आ सकता है। बट आई एम आउट, आई एम रियली वेरी सॉरी। नो जो हम नेक्स्ट टाइम कभी बात करेंगे डेफिनेटली। देखते हैं और कौन गाइस जो देख रहा है। प्लीज पिंग अस ऑन कमेंट, तो हम 1 मिनट के लिए लाइव ले सकते हैं उन्हें। प्लीज पिंग अस। हाँ ओके, नो इश्यू अबाउट इट। तुम बाहर हो, कोई इशू। मैम अभी तक किसी ने रिप्लाई नहीं दिया है। आपकी ऑडियंस से बताइए, आप जिन्हें आपसे जिनकी बात होती हो, आपको लगता है वो आ सकते हैं, तो हम जरूर लेना चाहेंगे। आप बताइए। अधिकार करके है एक ऑडियंस में, उनको हम ले सकते हैं अगर वो आ सकते हैं तो। अधिकार नेहा, जी जी नेहा आपने बोला, नेहा सिंह, जी। हम नेहा सिंह उनको चली ले गई हैं। सकते हैं। ओके। अधिकार आई जी हैं, थिंक यस अधिकार अब जी, उन्हें ले सकते हैं। जी। आई एम ये एक आउटसाइड। जी। जी। मैम आप नेहा जी को जानती है ना? नेहा दिनेश हम्म। अब उनको ले सकते हैं। ओ आई थिंक शार्दुल, सब ना टचअप किए बगैर बैठे हुए हैं लाइव ऑडियंस में। सो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा, ये मेरे लिए भी बड़ा सरप्राइजिंग है। सो जो भी वॉलंटरीली आना चाहता है आ जाइए, सही बात, बिल्कुल। है ये ना। तो हम भी बोलेंगे, जिसको आना चाहे आ सकते हो, क्योंकि हम लोग का यही एक सरप्राइज होता है एंड में, कि किसी ने किसी को बुलाते हैं तो मजा आता है, इंटरेस्टिंग। इस चीज को इंटरेस्टिंग और बढ़ा सकते हैं एक चीज के लिए। लाइक आप मुझे कोई भी वर्ड दीजिए एंड आई मेक अ पोएट्री ऑन इट इंस्टेंट। आप मेरे को देख लीजिए, मेरे हाथ खाली है, कोई कॉपी पेन नहीं है मेरे पास, एंड यू कैन ट्राई। कन्वेंशनल या फिर अनकन्वेंशनल। मैम हिंदी में आप बताइए मैम, थोड़ा सा हिंदी ओह, वर्ड दीजिए तो। हिंदी वर्ड अधिकार। अधिकार, मैम इसका मीनिंग क्या होगा? राइट्स। राइट्स। हमारे जो हक होते हैं, हमारे जो अधिकार होते हैं, वो जी अधिकार। ओके। ओके, अधिकार। इंसान जब दुनिया में आता है इंसान जब दुनिया में आता है तो अधिकार की बेड़ियों में जकड़ा जाता है। इंसान जब दुनिया में आता है तो उसे लगता है कि वो अधिकार की बेड़ियों में जकड़ दिया जाता है। कुछ वक्त बेवक्त बाद वो खुद ना समझ पाता है। वो खुद वक्त बेवक्त बाद खुद ना समझ पाता है वो किस तरह से दुनिया में आता है। जब अधिकार की बात आती है तो वो दूसरों के लिए भी लड़ने चला जाता है। जब अधिकार की बात आती है तो वो दूसरों के लिए भी लड़ने चला जाता है। अगर गलत होता है तो गलत का साथ ना देकर सच्चाई की तरफ जाता है। इसीलिए अधिकार हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। दुनिया में जब अधिकार आया था, तभी तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के आया था। हर हर जंग में लोग अधिकार के लिए लड़ते हैं। महात्मा गांधी, ना जाने कितने फ्रीडम फाइटर्स ने अधिकार के लिए हमारी दुनिया, हम इस दुनिया से चले गए और हमें ये भारत, स्वप्न भारत का इतिहास दे के गए। क्या बात है, बहुत खूब शार्दुल। थैंक यू मैम। वेरी टैलेंटेड, वेरी गुड। मैम आप और भी वर्ड दे सकती हैं, आपके ऊपर ही मैं कुछ बना सकता हूँ लाइक। अभी किसी ने ऑडियंसेस ने कहा शहीद, तो शहीद। जी। शहीद। शहीद। ये भूमि ये भूमि धरती स्वर्ण भारत कहलाती है। ये भूमि धरती स्वर्ण भारत कहलाती है। ना जाने कितने वीर यहाँ शहीद होकर गए, ना जाने कितने वीर यहाँ शहीद होकर गए। लहूलुहान होकर उन्होंने धरती को बचाया। लहूलुहान होकर उन्होंने धरती को बचाया। अपने भारत देश की भूमि को ना जाने कितना आगे बढ़ाया। वीर नारियां, इसी पे आगे बताऊंगा कि न जाने कितने शहीदों ने इस धरती को ये बनाया। ये भारत शब्द यहीं से तो आया। वीर नारियों ने भी यहाँ इतिहास रचाया। वीर नारियों ने भी यहाँ इतिहास रचाया। जौहर देकर अपने जयपुर को बचाया। जौहर देकर अपने जयपुर को बचाया। न जाने कितने वीर यहाँ आए, पर नारियों ने एक अलग इतिहास रचाया। न जाने कितने वीर यहाँ आए, नारियों ने एक अलग इतिहास रचाया। जोधाबाई ने अकबर के जमाने में जोधाबाई ने अकबर के जमाने में हिंदुओं को आगे बढ़ाया और हर इंसान को उन्होंने भेदभाव ना करना सिखाया। अकबर को उन्होंने ये बताया, न जाने कितने लोगों को उन्होंने समझाया। हर
इतिहास में नारियां आगे आई हैं, हर देश, हर इतिहास में नारियां आगे आई हैं। हर काल में जो उनसे टकराया है, हर काल में जो उनसे टकराया है वो मिट्टी में मिल जाया है। हर काल में उनसे जो टकराया है वो मिट्टी में मिल जाया है। शिव की शक्ति वही कहलाई है, शिव की शक्ति वही कहलाई है। अर्धनारीश्वर उनको कहा जाता है। शिव भगवान जब आते हैं बिना पार्वती के संग वो कहीं नहीं जाते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। थैंक यू इसी मैम। बात से शार्दुल, मैं यहाँ एक एक बात ऐड करना चाहती हूँ कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन डॉक्टरल जी। कोर्सेज इज स्टिल लिमिटेड। सो मैं ओके। हमारे जो भी ऑडियंसेस नारिया है उनसे कहना चाहती हूँ कि आइए पीएचडी करिए, आइए डॉक्टरल कोर्सेज में इनरोल करिए, डॉक्टरल रिसर्च में आइए, क्योंकि साइंसेस में ये बहुत ज्यादा हायर लेवल ऑफ एजुकेशन है। यहाँ पे जी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन बहुत ज्यादा लिमिटेड है। ये एक टॉपिक ऑफ एक अलग से एक टॉपिक है जिसके ऊपर बात की जा सकती है। सो इंजीनियरिंग में, केमिकल इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा पीएचडीज होती है हमारी कंट्री में, और उसमें भी जी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इज 70-30, 70% ऑन मेन। तो इसके लिए भी कई सारे रीजंस है। गवर्नमेंट काफी काम कर रही है अभी महिलाओं को इसमें और आगे लाने के लिए, बट जी, तो मैं आपके इस माध्यम से ये बोलना चाहूंगी कि मोर एंड मोर वुमेन एंड गर्ल्स शुड टेक अप डॉक्टरल कोर्सेज एंड शुड कम इनटू दीज स्पेशलाइज्ड फील्ड्स आल्सो। मैम और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा मैम, जो मैंने पोएट्री में अकबर की बात करी, अकबर की मैम जी। बात इसलिए मैंने mention की कि जोधाबाई और अकबर की जो शादी हुई थी, तो एक नजरिया जो था कि हिंदू और मुस्लिम सबको एक साथ लाने का, वो उस हम्म। समय में बहुत, एंड वो बहुत एक अच्छी, एक कहता ना, एक बहुत, वो काल बहुत अच्छा था। लाइक हर काल अपने आप से कुछ बुरे कुछ अच्छी चीजें लेके आता है। ये काल इनका इसलिए था क्योंकि इन्होंने बहुत चीजें प्रमोट की थी, लाइक बराबरी, इक्वली। अगर आप बात जी करें तो जी। बहुत अच्छे अकबर को माना जाता है, जिन्होंने, अगर यूनिटीज में लोग जो पढ़ते होंगे जानते होंगे कि वो जितने ही हिंदू टेम्पल बनाते थे उतने ही मुस्लिम टेम्पल भी जितने बराबरी की पेश चलते थे। और उनके हम्म। दरबार में और रत्न थे, जिसमें हमारे बीरबल जी आते थे, और बहुत सारे ऐसी चीजें थी जो उनके काल में बहुत अच्छी थी। इसीलिए मैंने हम्म। अकबर और जोधाबाई का नाम इस पोएट्री में मेंशन किया था, क्योंकि उनके काल हम्म। में बहुत। एंड जी। एट देन आप सोसाइटी के लिए बोलना चाहेंगे, लाइक व्हाट इज द मैसेज गिव यू? जो भी ऑडियंसेस हमारा ये कॉन्वर्सेशन सुन रहे हैं, आई होप आपको कुछ चीजें समझ आई होगी डॉक्टरल डिग्री के बारे में, पब्लिशिंग के बारे में। आई होप जी। आई कुड ऐड सम वैल्यू, और आपका ये जो समय आपने हमें हमें देने का डिसीजन लिया है आज शाम, हम आपने हमको दी है, सो उसके लिए आई एम रियली ग्रेटफुल। मैं एक बात बोलना चाहूंगी जो भी यंगस्टर्स है उनसे कि फिल्में देखें। सही में। जी, फिल्में देखें, किताबें पढ़े, खुलकर जिए। जैसे अभी आपने कहा, किसी भी भेदभाव से परे रहिए, इन सब मसलों में मत पड़िए, अ, और खुद बनिए और अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों को भी बनाइए। सो या जी दैट्स इट। थैंक यू मैम, सो मच जूही फॉर बोल हैविंग मी। है, तो मैंने कहा यस डेफिनेटली जूही, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, बिकॉज आज जी, बहुत अच्छा सेशन एंड बहुत ही अमेजिंग सेशन गया। मैं आप कुछ कह रहे थे राइट? मैं आपको शुक्रिया कहना चाहती हूँ कि आपने मुझे कंसिडर किया, इस प्रोग्राम पे इनवाइट किया, और सच में मुझे बहुत मजा आया। ये मेरा पहली बार है जब हम एक होस्ट के तौर पे इनवाइट करते हैं गेस्ट को, तो स्क्रीन का फ्रेम भी अलग होता है। तो आज जी। वहां से मुझे फील हो रहा है कि कितनी चीजें बदल गई है ना। एक तरह का ये भी आप मुझे, इट्स इट्स अ गिफ्ट आई कैन से, जो कि आई एम गेटिंग इट बैक। सो जो हम लोग लगे हुए हैं इन सब एक्टिविटीज में, इन सारी जद्दोजहद में, क्योंकि इसमें बहुत वक्त भी जाता है, बहुत चीजें हमें प्रिपेयर करनी होती है, हम लोग भी कई सारी चीजों में एंगेज है। आप पढ़ रहे हैं, मैं भी पढ़ रही हूँ, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है। सो एक हमारा जॉइंट एफर्ट है जो कि मेरे ख्याल से बहुत अच्छा चल रहा है। और आपको बहुत बहुत शुक्रिया शार्दुल, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसा ही आगे करते रहिए, एंड अ वेरी वेरी ब्राइट फ्यूचर टू यू। थैंक यू मैम। हम लोग आगे और कोलैबोरेट करते रहेंगे, और जी हमारी मैम, ये कम्युनिटी, हमारी ये फैमिली और ग्रो करे, ये मेरी बिल्कुल उम्मीद मैम। है शार्दुल। होगा यहाँ पर, लाइक ये सारा, लाइक हिंदी में बोलते हैं इसे ताना बुना, ताना मारा, ये जो सारी चीजें स्टार्ट हुई है, हीरोज इग्नोटा, मैंने आपको शुरुआत से बताया, लाइक यू हैव जी। सीन माय टी शर्ट एज वेल एज, ये मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट था जिसको मैं सामने लेकर आ रहा हूँ। 2 सालों से हम इस पे काम कर रहे हैं। तो हमारी पहली जो एक ज्वाइंट जो एक इस पूरे प्लेटफॉर्म की जो पहली नींव है, वो एक बुक के फॉर्म में आ रही है आप लोगों के सामने।
एंड इस बुक में हमारे बहुत सारे हीरोज की स्टोरीज हैं। एक न्यू कंसेप्ट, एक अलग जर्नी को लेके हम लोग आ रहे हैं जो इस साल रिलीज होने वाले हैं, एंड काफी सारे सरप्राइजेस मिलने वाले हैं क्योंकि हम लोगों ने वो एफर्ट्स करे हैं एंड उसे हमें पे ऑफ भी मिला है। लाइक बहुत सारी चीजें मिली है, लाइक अनसंग हीरो का एक नया कंसेप्ट हम लेके आए, मैं और मेरा फ्रेंड, जिसमें बहुत सारे लोग इस फैमिली का पार्ट हो चुके हैं। लाइक मोर देन 100+ लोग हम लोग के साथ इस टाइम में, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से हमारे साथ लोगों ने काम किया है, लोगों ने हेल्प करी है। एंड मैं और मेरे दोस्त ने इस कंसेप्ट की स्टार्टिंग की थी इन 2020 4 अप्रैल, जहां पर इस हीरोज इग्नोटम की हमने नींव रखी थी, और इस पे हमने एक सॉन्ग भी बनाया है। तो एक बुक और एक सॉन्ग इस साल की पहला पहला हीरोज इग्नोटम का पहला गिफ्ट होने वाला है, जो 2 सालों से बन रहा है और डिले हो रहा है, लेकिन इस साल आई होप सो कि वो आएगा एंड आप सबके दिल पे छाएगा। बहुत खूब शार्दुल, कीप इट अप। थैंक बहुत यू सो अच्छा मच। काम कर रहे हैं जी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Thank you so much for having me, Shardul. Have a very nice वेलकम। evening. Thank you so much for all the audiences जिन्होंने आज हमको ज्वाइन किया। आगे भी ऐसे ही जुड़े रहिए। जी डेफिनेटली मैम, टेक केयर। जी, बाय बाय। बाय मैम, टेक केयर। गाइस थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन जिन्होंने ज्वाइन किया, एंड मैं बहुत खुश हूँ कि आप सब आए, एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। प्लीज फॉलो हीरोज इग्नोटम, प्लीज फॉलो अवर दीज जितने भी हमारे सोशल मीडिया, जितने भी हमारे स्पॉन्सर है, अगर आप उनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, लाइक आप भी चाहते हैं इस टॉक शो में आना, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, हाई बोल सकते हैं, एंड आपके साथ एक पर्टिकुलर एक सेशन हम लोग रखेंगे, एंड वी कम लाइव विद अस। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।